हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 की सीरीज़। हमने ऑलरेडी 11 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है एंड दिस इज़ 12 लेक्चर। हमने एवरी लेक्चर जो है 30 मिनट्स एंड उससे कम का ही रखा है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रखे। और मैंने एक एक सेक्शन जो है वो अच्छे से कवर किया है बिकॉज डीजीएस में जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बस आपको यही करना है कि जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट बना दी है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए बिफोर गोइंग टू द फाइनल एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 के साथ, जो कि बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। अब ये फॉरेन अवार्ड्स की बात कर रहा है, उसके इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है। चैप्टर 1 जो है इस पार्ट का, ये बोलता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में ये बात करता है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है इसका, यानी कि सेक्शन नंबर 44, ये डेफिनेशन के बारे में बोल रहा है। और इसमें बोला जा रहा है कि फॉरेन अवार्ड मतलब क्या होता है। तो फॉरेन अवार्ड्स मीन्स एन आर्बिट्रल अवार्ड on differences between persons arising out of legal relationship, whether contractual or not, considering as commercial under the law in force made on or after 11th day of October 1960। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो फॉरेन अवार्ड मतलब क्या होता है, वैसा आर्बिट्रल अवार्ड जो कि डिफरेंस जो होता है बिटवीन पर्सन अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप में, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या ना हो, और जो कंसिडर्ड होता है कमर्शियल बेसिस पे उस लॉ के अंदर जो इंडिया में इन्फोर्स है। और वो कब है, जो 11 दिसंबर 1960 के तक के टाइम बनी हो या उसके बाद बनी हो। तो वैसे जो अवार्ड्स है उसको फॉरेन अवार्ड मिलेंगे, वैसे आर्बिट्रल अवार्ड को फॉरेन अवार्ड बोलेंगे, जो कि डिफरेंस जो होता है पर्सन्स के बीच जो कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और जो कमर्शियल लॉ के अंदर जो इंडिया में इन्फोर्स है। एंड जो डेट है, कट ऑफ डेट है, दैट इज़ 11 डे ऑफ अक्टूबर 1960। ऐसे अवार्ड कब बने जाते हैं, दो चीज़ यहाँ दे रखी है ए और बी में। तो इन परसुएंस ऑफ एन अग्रीमेंट इन राइटिंग, कोई अग्रीमेंट है राइटिंग में आर्बिट्रेशन के लिए एंड जिसके लिए कन्वेंशन सेट फोर्थ किया गया है फर्स्ट शेड्यूल और अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। और दूसरा जो है सब क्लॉज वो बात कर रहा है वैसे टेरिटरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेटिस्फाइड हो जाता है कि वैसे रेसिप्रोकल प्रोविज़न बनाए जाए जो नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकते हैं वैसे टेरिटरी पे वो सारे कन्वेंशन। तो उस पर भी उनसे भी जो अवार्ड आएगा वो फॉरेन अवार्ड होगा। तो वैसे दो चीज़ें क्या क्या है, वैसा अग्रीमेंट के परसुएंस में जो राइटिंग में बना है आर्बिट्रेशन के लिए, जिसमें कन्वेंशन के लिए कुछ सेट फोर्थ हुआ है फर्स्ट शेड्यूल जिस पे अप्लाई होता है। एंड दूसरा जो है वैसे टेरिटरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गया और जो बोलता है कि हम ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके वैसे टेरिटरी को रेसिप्रोकल टेरिटरीज बनाएंगे और वैसा कन्वेंशन जो है अप्लाई होगा उस टेरिटरी पे भी। तो ये था हमारा डेफिनेशन सेक्शन। देन जो है हमारा सेक्शन नंबर 45, ये बोल रहा है पावर जुडिशियल अथॉरिटी की किस चीज़ के लिए, कि रेफ़र कर सकते हैं पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन के लिए। तो पार्ट 1 में कुछ भी दिया हो और सीपीसी में कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा है, पार्ट 1 और सीपीसी को या सेव किया गया है, कुछ भी दिया हो, कोई जुडिशियल अथॉरिटी होती है जब वो सीज कर ली जाती है ऑफ एन एक्शन इन द मैटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्टी हैव बीन मेड एन अग्रीमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 44। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कोई जुडिशियल अथॉरिटी है when seized of an action in the matter with respect which party। अब पार्टीज़ ने जो है उसके रिस्पेक्ट में 44 में जो है अग्रीमेंट बनाया गया है जो हमने अभी डिस्कस की, और रिक्वेस्ट करता है एक पार्टी को या दोनों पार्टी को जो उसके अंदर, वैसे पार्टी या उसका कोई पर्सन जो उसके अंदर क्लेम कर रहा है उसको रिक्वेस्ट करेगा कि रेफ़र कर लो आर्बिट्रेशन को, अनलेस प्राइमा फेसी केस जो है उस अग्रीमेंट का वो नल एंड वॉइड है, इन ऑपरेटिव है और इनकेपेबल है परफॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में समझे तो पार्ट 1 और सीपीसी के प्रोविजंस को साइड में रखा गया है। कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकती है, जब कोई पार्टी या उसके थ्रू पार्टीज़ के थ्रू पर्सन कोई अगर क्लेम कर सकता है, उन्होंने रिक्वेस्ट मेड की है जुडिशियल अथॉरिटी को कि हमारा जो केस है वो आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर दिया जाए, तो फिर रेफ़र कर दिया जाएगा वैसे केसेस को। और अगर उन्होंने मेड किया होगा अग्रीमेंट 44 के अंदर तो ही किया जाएगा।
अनलेस तब तक जब तक प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा हो और वो अग्रीमेंट जो है उसको नल एंड वॉइड पाया गया हो, इनऑपरेटिव पाया गया हो और इनकेपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म पाया गया हो। ठीक है, तो पार्टी के रिक्वेस्ट पे आर्बिट्रेशन को रेफर किया जा सकता है, ये जुडिशियल अथॉरिटी के पास पावर है, सिंपली यही बोल रहा है। अगर वैसा अग्रीमेंट क्या है वो नल एंड वॉइड है, इनऑपरेटिव है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड है। 46 में बोल रहा है कि कब फॉरेन अवार्ड जो है वो बाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी फॉरेन अवार्ड है वो इन्फोर्सिएबल हो सकता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर फॉरेन अवार्ड इन्फोर्सिएबल हो सकता है और उसको जो है बाइंडिंग माना जाएगा। वैसे जो अवार्ड है उसको क्या माना जाएगा, बाइंडिंग माना जाएगा ऑल पर्पस के लिए। ठीक है, सारे पर्पस के लिए ऑन द पर्सन एज बिटवीन whom it is made and may accordingly be relied on by any of the parties, any of those person by way of defense, set off or otherwise in the legal proceedings in India, and any references to this chapter to enforcing a foreign award shall be construed as including references to relying on an अवार्ड। यानी कि सिंपली यही बोला जा रहा है कि कोई फॉरेन अवार्ड जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर और उसको बाइंडिंग माना जाएगा सारे पर्पस के लिए वैसे पर्सन के बीच जिसने इसको बनाया है और जिसके लिए ये बनाया गया है और जो उस पर रिलाई कर रहा है। ठीक है, और वैसे पर्सन्स के लिए भी जो डिफेंस के वे से या सेट ऑफ के वे से या अदरवाइज कोई लीगल प्रोसीडिंग्स जो है इंडिया में जो चल रही है और कोई रेफरेंसेस जो है इस चैप्टर में मेड की गई है ताकि इन्फोर्स करा जा सके फॉरेन अवार्ड को और उसको ही माना जाएगा कि वो रिलाई किया कर रहा है इस फॉरेन अवार्ड पे। ठीक है, अब ये जो है ना, अभी तक हमने जो पढ़ा 44, 45, 46, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट स्टिल मैंने जो है आपके लिए ये एक बार कवर कर दिया है। ठीक है, अब जो है 47 एविडेंस के बारे में बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है कि जो पार्टी अप्लाई करते हैं ना इन्फोर्समेंट के लिए फॉरेन अवार्ड का, वो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन प्रोड्यूस करेगा कोर्ट के सामने ओरिजिनल अवार्ड कॉपी और ओरिजिनल अवार्ड या उसकी कॉपी जो ड्यूली ऑथराइज हो उस मैनर में जो लॉ उस कंट्री के लॉ में रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरा ओरिजिनल अग्रीमेंट जो है आर्बिट्रेशन का वो ड्यूली या उसका ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी। और थर्ड बोल रहा है वैसे एविडेंस जो भी ज़रूरी है प्रूव करने के लिए या अवेयर करने के लिए कि ये एक फॉरेन अवार्ड है। यानी कि एविडेंस के बारे में बात हो रहा है सेक्शन 47 में। उसमें बोल रहा है कि कोई भी पार्टी जो अप्लाई कर रही है फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट के लिए वो जब भी अप्लीकेशन प्रोड्यूस करेगी ना कोर्ट के सामने तो क्या चीज़ है, 3 चीज़ है। ओरिजिनल अवार्ड की जो कॉपी है, ओरिजिनल अवार्ड या उसकी कोई कॉपी जो ड्यूली ऑथेंटिकेट की गई है उस मैनर में जैसे उस कंट्री के लॉ ने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ऐसे पहले तो अप्लाई कर सकते हैं इन्फोर्समेंट के लिए ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल अवार्ड या उसकी कॉपी जो ऑथेंटिकेट हो उसके साथ। दूसरा ओरिजिनल अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का या उसका ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी। और तीसरा बोल रहे वैसे एविडेंस जो भी नेसेसरी हो प्रूव करने के लिए कि जो अवार्ड है वो एक फॉरेन अवार्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी जाएगी जब भी एप्लीकेशन करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड के लिए। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि इफ़ द अवार्ड और अग्रीमेंट भी प्रोड्यूस अंडर सबसेक्शन 1 इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। अब कोई अवार्ड या अग्रीमेंट जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में है। ठीक है, तो वैसी पार्टी जो सीख कर रही है इन्फोर्स करने के लिए अवार्ड उसको एक ट्रांसलेशन भी देना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये करेक्ट ट्रांसलेशन है एक डिप्लोमेटिक या काउंसलर एजेंट के थ्रू उस कंट्री का जिसके वो पार्टी बिलोंग करती है और उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसलेशन है ये करेक्ट है। वैसे अदर मैनर में जो भी सफिशिएंट होगी, ठीक है, उस लॉ के हिसाब से जो इंडिया में एनफोर्स है। यानी कि सिंपल शब्दों में यही कहा गया है कि अगर लैंग्वेज आपको नहीं पता दूसरे कंट्री की लैंग्वेज में है तो फिर एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको दिया जाएगा एंड उसके साथ साथ उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसलेशन है दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये भी चीज़ लगेगी इन्फोर्समेंट कराने के लिए। देन एक्सप्लेनेशन जो है वो बोल रहा है कि कोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। तो कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट जिसके पास ओरिजिनल हैविंग ओरिजिनल
to decide the question forming the subject matter of an arbitral award if the same had been the subject matter of the suit on its original civil jurisdiction, and in such and other cases in the High Court having jurisdiction to hear the appeal from decreed from court subordinate to such High Court. यानी कि यहाँ पे कोर्ट का मतलब क्या है, हाई कोर्ट, जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है डिसाइड करने के लिए वैसे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट मैटर फॉर्म कर रहे हैं किसी आर्बिट्रल अवार्ड के, और अगर वो सब्जेक्ट मैटर हैं किसी सूट के ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में या अदर केसेस में हाई कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है अपील सुनने का किसी डिक्री से, कोर्ट के डिक्री से जो कि हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट है, तो ये भी कवर होंगे कोर्ट के मतलब सिंपली कोर्ट मतलब हाई कोर्ट होगा जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन डिसाइड करने का आर्बिट्रल अवार्ड के सब्जेक्ट मैटर पे, और जो है वैसे सब्जेक्ट मैटर पे जिस पे सूट चल रहा हो उसी सब्जेक्ट मैटर पे, और जिसके लिए ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन या अदर है हाई कोर्ट का, ताकि वो अपील सुन सके अगर वो कोर्ट का डिक्री होता तो जो हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनका डिक्री से जो है हाई कोर्ट के पास जो अपील जाती तो ठीक है। अब आता है हमारा 48 जो कि कंडीशन बता रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड के लिए। तो क्या कंडीशन होंगे फॉरेन अवार्ड इन्फोर्स करने के लिए? तो जो है फॉरेन अवार्ड जो है वो रिफ्यूज़ किया जा सकता है पार्टी के रिक्वेस्ट पे जिसके अगेंस्ट जो है ये इन्वोक किया जा सकता है इफ़ जो पार्टी है फर्निश करेगी कोर्ट को प्रूफ कि जो पार्टी है अग्रीमेंट के अंदर सेक्शन 44 वेयर अंडर द लॉ अप्लीकेबल टू देम सम इनकैपेसिटी, तो वैसे पार्टी को जो थी ना वो कुछ इनकैपेसिटी थी उस अग्रीमेंट के अंदर, और वो अग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं थी किसी लॉ के अंदर जिसके लिए पार्टी सब्जेक्टेड था, और फेलिंग एनी इंडिकेशन देयर ऑन अंडर एनी लॉ ऑफ द कंट्री वेयर अवार्ड वाज मेड। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि पार्टी जिसके अगेंस्ट अवार्ड जो है इन्वोक किया गया है उसको प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई थी अपॉइंटमेंट की आर्बिट्रेटर की, और जो दूसरा रीज़न है वो है पार्टी जो है वो अपना आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में अपना केस जो है अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाई है। तीसरी चीज़ जो है वो कब कर सकती है कि जो अवार्ड है जो डील कर रही है डिफरेंस से, ठीक है, जो कंटेम्पलेट नहीं की गई है और जो फॉल नहीं कर रही है सबमिशन टू आर्बिट्रेशन के टर्म्स के अंदर, और जिसमें डिसीजन होता है ऑन द मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, प्रोवाइजो इसके साथ बोल रहा है अगर कोई डिसीजन है ऑन द मैटर ऑफ सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दोज नॉट सो सबमिटेड। ठीक है, अगर सेपरेशन वाला सिस्टम है जो हमने देखा था सेटिंग असाइड के टाइम में, तो वैसे में जो है दैट पार्ट ऑफ द अवार्ड विच कंटेन डिसीजन द मैटर सबमिटेड टू द आर्बिट्रेशन में बी इन फोर्स, तो जो आर्बिट्रेशन को अवार्ड ये आर्बिट्रेशन के टाइम सबमिट कर दिया, सबमिशन दे दिए गए, उसको इन्फोर्स करा सकता है। फिर डी क्या बोल रहा है, कोई भी कंपोजिशन है आर्बिट्रल अथॉरिटी का या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का वो उस अकॉर्डेंस में नहीं है जिस अकॉर्डेंस में अग्रीमेंट है पार्टी की, या उस अग्रीमेंट में जो है उस अग्रीमेंट को फॉलो करने से फेल हो जाती है, या कंट्री लॉ उस कंट्री के लॉ को फॉलो ये उस कंट्री के लॉ को जो है अडहर करने से फेल हो जाती है, जहाँ पे आर्बिट्रेशन टेक प्लेस हो रहा है उस कंट्री के लॉ को अडहर करने से फेल हो जाती है। और जो लास्ट है वो बोल रहा है आर्बिट्रेशन जो अवार्ड है वो बाइंडिंग नहीं हुआ है पार्टीज़ पे, या तो सेट असाइड नहीं हुआ है या सस्पेंड नहीं हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किसी कंट्री का, जिसमें और उसके लॉ के अंदर जो अवार्ड है जो मेड किया गया है वो अभी तक बाइंडिंग नहीं है या इन्फोर्स नहीं है, तो भी इन्वोक करा सकती है। देन जो आता है हमारा सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है इन्फोर्समेंट जो है आर्बिट्रल अवार्ड का वो रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। इसमें जो है अलाउ किया जा रहा था, मतलब इन्फोर्समेंट जो है वो अलाउ किया जाता है या इन्फोर्समेंट जो है उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो कैपेबल नहीं है सेटलमेंट का आर्बिट्रेशन के थ्रू। दूसरा जो इन्फोर्समेंट जो है अवार्ड वो कंट्री हो रहा है पब्लिक पॉलिसी, तो इन दोनों केस में रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। फिर जो है हमारा एक्सप्लेनेशन आता है, ये एक्सप्लेनेशन 1 बोल रहा है कि यहाँ पे जो है क्लैरिफाई कर दिया कि पब्लिक पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट में कब है, जब ये वॉयलेट कर रहा है 75 या 81 सेक्शन को, या वो फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ के कंट्रावेंशन में है, या तो जो मॉरलिटी और जस्टिस के नोशन के कॉन्फ्लिक्ट में है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर कोई कंट्रावेंशन है फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ का, इसका मतलब ये नहीं है कि रिव्यू जो है रिव्यू ऑन अ मेरिट ऑफ द डिस्प्यूट, ये जो है डिस्प्यूट
अगर मेरिट पे रिजॉल्व हुआ है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये चीज़ कि वो जो है कॉन्ट्रावेंशन में है फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ का। ठीक है, थर्ड क्लॉज बोल रहा है कि अगर एप्लीकेशन दी जाती है सेटिंग असाइड की या सस्पेंशन की अवार्ड की, वो एप्लीकेशन दे दी गई कंपिटेंट अथॉरिटी को सबसेक्शन ई में, सबसेक्शन क्लॉज ई में सबसेक्शन 1 के, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है अगर उसको प्रॉपर लगता है तो वो अडजर्न कर सकता है डिसीजन और इन्फोर्स कर सकता है अवार्ड, और ऑल्सो क्या कर सकता है, पार्टी की एप्लीकेशन पे क्लेम कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफ द अवार्ड, और ऑर्डर कर सकता है अदर पार्टी को कि वो सुटेबल सिक्योरिटी दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, अगर एप्लीकेशन दे दी गई है सेट असाइड की या सस्पेंशन ऑफ अवार्ड की, तो वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी को दी जाएगी सबसेक्शन 1 के क्लॉज ई के अंदर, और कोर्ट जो है अगर उसको प्रॉपर लगता है तो वो अर्जन भी कर सकता है डिसीजन या इन्फोर्स भी कर सकता है अवार्ड, और जो है अगर पार्टी को एप्लीकेशन देगा तो इन्फोर्स भी कर सकता है आर्बिट्रल अवार्ड, और अदर पार्टी को ऑर्डर भी कर सकता है कि तुम सुटेबल सिक्योरिटी दे दो। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, यानी कि सेक्शन नंबर 49। ये बात कर रहा है जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि फॉरेन अवार्ड जो है इन्फोर्सिबल हो गया है इस चैप्टर के अंदर, तो उस अवार्ड को जो है डिक्री मान लिया जाता है कोर्ट का। तो जब भी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि फॉरेन अवार्ड जो है इन्फोर्सिबल है इस चैप्टर के अंदर, तो फिर उसको डिक्री की तरह माना जाएगा। देन जो है 50 में अपीलेबल ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कुछ भी कंटेन किया हो गया हो किसी अदर लॉ के अंदर फॉर द टाइमिंग फोर्स, अपील जो है लाई होगा फ्रॉम एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू, अगर कोई ऑर्डर मेड किया गया है नीचे की सब क्लॉजेज में, तो जो है अपील जो है लाई होगा वैसे ऑर्डर से जिसमें रिफ्यूज़ करा गया है पार्टी को रेफ़र करने के लिए आर्बिट्रेशन के लिए अंडर सेक्शन 45। देन जो है इन्फोर्स करने के लिए कोई फॉरेन अवार्ड अंडर सेक्शन 48 एंड अंडर 48, और जो कोर्ट जो है जिसको ऑथराइज किया गया है लॉ के द्वारा तक की अपील सुने उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसके लिए, तो इन दोनों केस में जो है, इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में अपील जो है ना उससे चली जाएगी। मतलब इन दोनों केस में पार्टी को फर्स्ट केस में क्या है, पार्टी को जो है आर्बिट्रेशन को रेफर करने से रोक रहा है, दूसरे केस में क्या कर रहा है, फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करने से रोक रहा है, तो ऐसे केस में जो है अपील जा सकती है। और जो है सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि कोई सेकेंड अपील नहीं जाएगी किसी ऑर्डर से जो कि अपील में पास की है ये सेक्शन के अंदर, बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट और टेक अवे एनी राइट ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड अपील तो नहीं जाएगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक अपील जा सकती है, इससे नहीं रोका जा रहा है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन, यानी कि आपको सेक्शन नंबर 49 की इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है और इसको डिक्री माना जाएगा कोर्ट का। एंड 50 अपीलेबल ऑर्डर जो है किससे किससे अपील जाएगी, तो जब पार्टी को रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेशन के अंदर, इन्फोर्स हो गया फॉरेन अवार्ड, कोर्ट ऑथराइज कर रही है अपील सुनने के लिए, ठीक है, उस ऑर्डर के, तो इस जगह से जो है अपील जाएगी। एंड देन बोला जा रहा है कि कोई भी सेकेंड अपील जो है नहीं जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील ज़रूर जा सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 50। अब आता है सेक्शन नंबर 51 जो कि सेविंग क्लॉज के बारे में बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो किसी के राइट को प्रेजुडाइज करेगा, जिसमें कोई पर्सन जो है उसको इन्फोर्स पर्सन वुड हैव हैड of enforcing in India of any award or availing himself in India of any award or any award in this chapter had not been enacted। यानी कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो किसी पर्सन के राइट को अफेक्ट करे, प्रिजुडियसली हार्मफुली अफेक्ट करे, और वो इन्फोर्स करे इंडिया में वैसा अवार्ड जो कि उसके पास अवेलेबल है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उस अवार्ड को इस चैप्टर में जो है अप्लाई कर सके, ठीक है, तो इसको सेव कर रहा है। फिर जो है हमारा सेक्शन नंबर 52 ये बोल रहा है चैप्टर 2 जो है अप्लाई नहीं होगा, चैप्टर 2 जो है इस पार्ट का वो अप्लाई नहीं होगा। किस पे नहीं होगा, इन रिलेशन ऑफ फॉरेन अवार्ड टू विच दिस चैप्टर अप्लाई, ठीक है, वैसे फॉरेन अवार्ड पे जिस पे ये चैप्टर अप्लाई होता है। फिर इसका चैप्टर 2 जो है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। सो दिस इज सिमिलर टू आर न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, तो ये भी सिमिलर है। तो सबसे पहली चीज़ फॉरेन अवार्ड के बारे में बोली जा रही है, और इसमें जो कट ऑफ डेट है उसमें हमने 11 अक्टूबर देखा था 1960, इसमें जो कट ऑफ डेट है 28 जुलाई 1924
की कट ऑफ डेट दी गई है। जो वैसे अवार्ड जो कि इस डेट के बाद बने हो या इस दिन में बने हो, वैसे अवार्ड और जिसके बारे में डिफरेंसेस जो अराइज हो रहा है वैसे मैटर में जो कि कमर्शियल लॉ से रिलेटेड है इंडिया में जो इन्फोर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा 54 सेक्शन बोल रहा है पावर जुडिशियल अथॉरिटी की क्या है, पार्टीज को रेफर करने के लिए आर्बिट्रेशन के सामने। सो दिस सेक्शन इज ऑल्सो सिमिलर टू सेक्शन नंबर 45। वहाँ पे भी यही बात कह रही थी कि पार्ट 1 में और CPC में कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी जो है जिसको सीज कर दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट मेड करने के लिए पार्टी के बीच में, और वो रेफ़र कर रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर डिफरेंसेस को जो कि वैलिड है इस सेक्शन के अंदर या कैपेबल है कि वो इफेक्ट में लाया जा सके, तो वैसे को रेफ़र कर दिया जाएगा वैसे एप्लीकेशन को, ईदर ऑफ देम और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। तो ऐसे डिसीजन को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और वैसे रेफरेंसेस को मेड कर दिया जाएगा जो प्रेजुडाइज नहीं करती है कॉम्पिटेंस जुडिशियल अथॉरिटी की, वैसे केसेस में जिसमें अग्रीमेंट या और आर्बिट्रेशन जो है प्रोसीड नहीं की जा सकती है और जो इनऑपरेटिव हो गई है। तो ये जुडिशियल अथॉरिटी के पावर के बारे में बोल रहा है रेफर करने के लिए आर्बिट्रेशन के। तो जुडिशियल अथॉरिटी जो भी है जो सीज हो जाता है डिस्प्यूट को रेफ़र करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी इंक्लूड होता है, जिसमें रेफ़र किया जा सकता है प्रेजेंट या फ्यूचर डिफरेंसेस को, वो कि वैलिड है अंडर दिस सेक्शन और वो कैपेबल है कि उसको कैरीड आउट किया जा सके उस इफेक्ट में, और उस पार्टी को रेफ़र कर दिया जाए ईदर ऑफ देम टू एनी पर्सन जो उसके अंदर क्लेम कर रही है आर्बिट्रेशन के डिसीजन के लिए, और वैसा रेफरेंस जो है वो प्रेजुडाइज नहीं करेगा जुडिशियल अथॉरिटी के कॉम्पिटेंस को। ठीक है, इन केस द अग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन कैन नॉट बी प्रोसीड और बिकम इनऑपरेटिव। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू सेक्शन नंबर 45। 55 जो है वो भी 46 से सिमिलर है। ये फॉरेन अवार्ड कब बाइंडिंग होगी तब की बात हो रही है। तो फॉरेन अवार्ड जो है इन्फोर्सिबल हो जाएगी इस चैप्टर में और उसको बाइंडिंग भी माना जाएगा सारे पर्पस के लिए ऑन द पर्सन एज बिटवीन whom it is made, और अकॉर्डिंगली उसको रिलाई किया जाएगा ऑन और बाय एनी ऑफ दोज पर्सन बाय वे ऑफ डिफेंस सेट ऑफ और अदरवाइज इन एनी लीगल प्रोसीडिंग इन इंडिया। और कोई भी रेफरेंसेस जो इस चैप्टर में मेड की गए हो फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए उसको कंस्ट्रूड किया जाएगा एज इंक्लूडिंग रेफरेंस रिलाई ऑन अ अवार्ड। ठीक है, फिर 47 के जैसे ही 56 एविडेंस के बारे में बात कर रहे, दिस इज एग्जैक्ट सिमिलर क्लॉज। तो मैंने जो आपको बताया 47 वो पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या ला सकता है एविडेंस के तौर पे, ओरिजिनल अवार्ड या उसकी कॉपी, देन जो एविडेंस प्रूफ करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे कि अवार्ड फाइनल है वो भी दिखाएंगे, और वैसे अवार्ड जो भी नेसेसरी है प्रूफ करने के लिए कंडीशन 57 के 1 को वो भी सेटिस्फाई करना है। तो दिस इज सेम जो हमने 47 में पढ़ा था। देन कंडीशन जो है इन्फोर्स करने के लिए फॉरेन अवार्ड ये भी सेम ही है कि अवार्ड जो है मेड किया जाएगा आर्बिट्रेशन अवार्ड को, और ये वैलिड होगा उस लॉ के हिसाब से होगा जो अप्लीकेबल है। सब्जेक्ट मैटर जो भी अवार्ड होंगे अवार्ड के होते हैं वो कैपेबल होने चाहिए सेटलमेंट करने के लिए आर्बिट्रेशन का। फिर जो अवार्ड होंगे वो मेड किए जाएंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि सबमिशन जो है आर्बिट्रेशन का या और कॉन्स्टिट्यूशन इन द मैनर अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एंड इन कन्फर्मिटी विद द लॉ गवर्निंग आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। और जो अवार्ड है वो फाइनल हो जाएगा कंट्री में, वैसे कंट्री में जहाँ इसको मेड किया जा सकता है, और इन द सेंस दैट इट विल नॉट बी कंसिडर एज सच इफ़ इट इज़ ओपन टू अपोजिशन टू और अपील। और अगर प्रूव कर दिया गया है कि कोई प्रोसीडिंग्स जो है इस पर्पस के लिए जो कंटेस्ट कर रहा है वैलिडिटी ऑफ अवार्ड इज पेंडिंग। ठीक है, जो लास्ट बोल रहा है कि इन्फोर्समेंट जो अवार्ड होगा वो कंट्री नहीं होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। फिर जो है सेक्शन 49 में जो हमने पढ़ा था वैसे ही सिमिलर है सेक्शन 58 इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, इसको डिक्री माना जाएगा ऐसे अवार्ड को, यही इसमें बोला जा रहा है। एंड 50 जो था वही सेम 59 है। ये बोल रहा है कि अपील चली जाएगी, रेफर कर दी जाएगी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन को अंडर सेक्शन नंबर 49, या इन्फोर्स करा दी जाएगी फॉरेन अवार्ड को अंडर सेक्शन 57। ठीक है, ये दोनों चीज़ दे रखी है द अपीलेबल ऑर्डर के रिगार्डिंग। और फिर इसमें वही बोला जा रहा है कि सेकेंड अपील नहीं जाएगी लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है। फिर जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 60 जो कि सिमिलर था हमारा सेक्शन नंबर 51 से,
वो बात कर रहा है सेविंग्स के बारे में, जो बोल रहा है इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो प्रेजुडाइज करेगा कोई राइट किसी पर्सन का जो कि इन्फोर्स कर रहा है, जो इन्फोर्स हो सकता था, जो इन्फोर्स कर सकता था इंडिया में कोई भी अवार्ड, और जो अवेल कर सकता था इंडिया में किसी भी अवार्ड का जो इस चैप्टर में जो इनेक्ट नहीं किया गया हो। तो ये सेविंग्स थी। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है और हमारा आर्बिट्रेशन का जो पार्ट था वो भी ख़त्म होता है। अब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा जो कि कंसिलिएशन के बारे में बात करता है, जो कि मैं एक लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर दूंगी। दिस इज़ अ स्मॉलर पार्ट एंड मच ईजियर देन आर्बिट्रेशन। तो हम ये देख लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आपका जो है आर्बिट्रेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है, कंसिलिएशन बस बाकी है जो हो जाएगा। अब आपका बस ये काम है कि मल्टीपल रिवाइज करिए बिफोर द एग्जामिनेशन। अभी भी आपका जो है मैंने वेल बिफोर द टाइम मैंने ये कंप्लीट करा दिया है सिलेबस, तो आप अच्छे से रिवाइज करिए एंड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आर्बिट्रेशन से गलत ना करिए। तो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।